गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हमारा जो अध्याय चल रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 चल रहा है। इस अध्याय का आज हम लेक्चर नंबर 4 अर्थात चौथी वीडियो क्लासेस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के बारे में महत्वपूर्ण जो पद हैं उनसे संबंधित वो बताए गए थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी अध्याय का जो अगला हेडिंग है ताप गुणांक पढ़ते हैं। तो ताप गुणांक को इंग्लिश में टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ताप के साथ प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, और ये अगर पड़ता है तो उसका गुणांक क्या होता है। इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका सूत्र देखेंगे। तो परिभाषा क्या आप लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि कमी उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाती है। अब इसको जो सूत्र बनेगा ताप गुणांक का, उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे तो देखिएगा अल्फ़ा ज़ीरो। अगर हम ताप गुणांक को अल्फ़ा ज़ीरो बोलें कि ताप गुणांक अल्फ़ा ज़ीरो है, तो अल्फ़ा ज़ीरो बराबर होगा क्या, आर टी आपको ये बताता है कि टी डिग्री सेल्सियस पे जो वायर है, जो कंडक्टर है, जो तार है, उसका प्रतिरोध कितना है। तो मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस पे तापमान अगर टी डिग्री सेल्सियस आपने लिया है तो उस पर तार का प्रतिरोध कुछ तो होगा माइनस आर ज़ीरो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको तार का प्रतिरोध रखना होगा, बटे में आर ज़ीरो अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध इंटू टी मतलब गुणा टी, मतलब तापमान को रख देना है। या इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो आर टी बराबर हो जाएगा आर ज़ीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो टी। आर टी का मतलब कि टी डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध, और आर ज़ीरो का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब ताप का गुणांक और टी का मतलब तापमान। इसी बात को यहाँ पे भी आपको समझाया गया है कि अल्फ़ा ज़ीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप का गुणांक है और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है और इसका मात्रक ओम में होगा, क्योंकि तार का जो मात्रक प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब प्रतिरोध आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लें या टी डिग्री सेल्सियस तापमान पे लीजिए, प्रतिरोध आपका ओम में ही मेजर किया जाएगा। तो आर टी जो है आपको ये बता रहा है कि टी डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध ओम में, और आर ज़ीरो जो है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध ओम में बता रहा है। और टी जो है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, टी जो है तापमान है डिग्री सेल्सियस में लिया गया है, ये 0 नहीं है डिग्री सेल्सियस में लिया गया है। इन सब मान को हम रखेंगे तो हमें क्या निकलेगा, अल्फ़ा ज़ीरो। अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब क्या, ताप का गुणांक। ताप का गुणांक ये बताएगा कि तापमान के परिवर्तन होने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो किस गुणांक के रूप में बढ़ रहा है। तो अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब यही है कि तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अगर आपका प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है तो वो किस गुणांक के रूप में बढ़ता है, यही अल्फ़ा ज़ीरो प्रदर्शित हो रहा है। अगर सीधे सीधे इसका मतलब निकाला जाए तो, और आपको लिखने के लिए अगर हेडिंग कहा जाए तो आपको सीधे सीधे यही लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि कमी उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाती है। अब अगला है कि किसी अन्य तापमान T1 डिग्री सेल्सियस पे जो ताप का गुणांक होगा, इसको हम अल्फ़ा T1 से अगर प्रदर्शित करें कि T1 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा ताप का गुणांक है, अगर हम उसको अल्फ़ा T1 से प्रदर्शित करें तो अल्फ़ा T1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ज़ीरो अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप का गुणांक बटे में 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो इंटू T1। यहाँ पे अल्फ़ा T1 क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस पे ताप का गुणांक, और ये प्रति डिग्री सेल्सियस में ही होगा। तो आपको ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये याद रखने चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्या कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप का गुणांक है और ये प्रति डिग्री सेल्सियस में ही होगा, और T1 जो है अन्य तापमान है डिग्री सेल्सियस में ही है, तो आपको एक बात नोट करके लिख लेनी चाहिए कि ताप गुणांक का मान अगर धनात्मक है, अर्थात जो अल्फ़ा का मान है, अर्थात जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अगर उसका मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो तापमान में वृद्धि के साथ
पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा कि ताप गुणांक का मान अगर धनात्मक है तो तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो पदार्थ के प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका मतलब कि अगर आपको अल्फा का मान, ताप गुणांक का मान धनात्मक दिखा और तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहले अगर प्रतिरोध 2 ओम था तो तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए तो 2 ओम से ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध बढ़ने का मतलब यही हुआ। इस बात से हिंट आपको ये मिलता है कि अगर ताप गुणांक का मान, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान धनात्मक होगा और तापमान की वृद्धि होगी तो पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर तापमान गुणांक का मान, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान ऋणात्मक है, अगर अल्फा का मान ऋणात्मक है तो तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध घटता है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। हमने 2 ही बात इसमें बताया है कि ताप गुणांक से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंट मिल रहा है कि ताप गुणांक का मान अगर धनात्मक है तो तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर ताप गुणांक का मान ऋणात्मक है तो तापमान की वृद्धि से प्रतिरोध घटता है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संधारित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है कि ये जो है चार्ज को होल्ड करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए एक ऐसी युक्ति होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर हमें परीक्षा में लिखना होगा तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई 2 चालक प्लेटों से निर्मित एक ऐसी युक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी संरचना भी बताई जा रही है कि किसी अचालक पदार्थ से, अचालक मतलब इंसुलेटर से, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई 2 चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति। मतलब कि अगर आपको कैपेसिटर बनाना है तो सबसे पहले आपको जो है 2 चालक प्लेट चाहिए, मतलब कंडक्टिंग टाइप की, जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, और उनके बीच में क्या रख देंगे, अचालक रख देंगे, मतलब कि जो इंसुलेटर का काम करे। तो यही आपको लिखाया जा रहा है कि किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई, पृथक मतलब अलग की गई 2 चालक प्लेटों से निर्मित एक ऐसी युक्ति जो विद्युतीय आवेश को एकत्रित कर सके। विद्युतीय आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ऐसी युक्ति, 2 चालक प्लेटों की ऐसी युक्ति जिनके बीच में अचालक रखा गया हो, और ये ऐसी युक्ति बन सके जो कि चार्ज को, अर्थात कि आवेश को एकत्रित कर सके, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र की परिभाषा बहुत ही आसान सी है, आपको अपने दिमाग में ये फिट कर लेना चाहिए कि 2 चालक पदार्थों के बीच में, चालक पदार्थ हैं तो उनमें क्या होगा, आवेश होगा ही होगा। तो उन पे आवेश अगर और स्टोर किए जा सके और एकत्रित किए जा सके, इन्हीं के इस्तेमाल के लिए, इन्हीं कामों को करने के लिए संधारित्र का प्रयोग होता है। और इसको करने के लिए 2 चालक प्लेटों के बीच में हम क्या रख देते हैं, अचालक रख देते हैं। तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र की जो धारिता होती है, अर्थात जो इसका कैपेसिटी होता है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। संधारित्र की धारिता को C से व्यक्त किया जाता है, और धारिता का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फैराड भी होता है। तो एक आपको नई चीज़ यहाँ पर जानने को मिली है कि जो कैपेसिटर होता है, इसकी धारिता को, इसकी जो कैपेसिटी होती है, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता। तो संधारित्र की धारिता को C से व्यक्त किया जाता है, और इसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, और इसका मात्रक फैराड भी होता है। अब अगर कूलाम प्रति वोल्ट है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैपेसिटी का फार्मूला क्या बनेगा। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, तो विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे कि आपको हमने बताया कि जो संधारित्र होता है तो इसकी धारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक